इस वाली वीडियो में आप लोग समझेंगे कि जो एनआईओएस की तरफ से एक पीसीपी क्लासेस चलाई जाती हैं, पीसीपी क्लासेस उसको लेकर के स्टूडेंट्स का काफ़ी सवाल है कि ये पीसीपी क्लासेस क्या हैं, क्या हमको ये क्लासेस अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है, अगर ये हम अटेंड नहीं करते हैं तो क्या इसकी वजह से हमारे कोई मार्क्स डिडक्ट होते हैं, या किसी भी तरीके की जो भी इस पीसीपी क्लास से रिलेटेड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहती है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी और इस वीडियो के एंड होने तक आप लोग का जो डाउट है पीसीपी क्लास से रिलेटेड कि पीसीपी क्लासेस क्या है, कब होती हैं, क्यों होती हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, क्या ये सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करनी होती हैं, या इसी से संबंधित जितने भी आपके सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पीसीपी हकीकत में है क्या। पीसीपी हकीकत में है क्या। जब एनआईओएस का गठन हुआ था, इसकी जो कक्षाएं शुरू हुई थी, तो उस समय पर आप सभी को मालूम होगा जो एनआईओएस का मेन आपका जो स्टडी होता है ये ओपन स्टडी के नाम से चलता है। दैट मीन्स बच्चों को यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी होती है अपने एंड पर। कोई ऐसा नहीं है कि रेगुलर स्कूल की तरह उन लोगों को स्कूल अटेंड करना होगा, वहां जाकर के उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर अलॉट होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन जब एनआईओएस के स्टूडेंट्स जो ऐसे भी कैटेगरी के थे जो लोगों को कुछ डाउट रहते थे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और वो अपने डाउट को क्लियर कराना चाह रहे थे कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है या मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी विषय है उस विषय से संबंधित किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी प्रकार की समस्या होती थी अपने अध्ययन के समय, मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई के टाइम पे अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती थी तो एनआईओएस ने एक आप लोगों के लिए पीसीपी नाम की एक सुविधा स्टार्ट करी जिसे कहा जाता था पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पर्सनल कांटेक्ट, इसमें क्या होता था। जैसे मान लो एक साइंस का स्टूडेंट है कोई, अब चाहे क्लास 10th में है चाहे क्लास 12th में है, उसको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में उसको किसी प्रकार का कोई डाउट है, उसको समझ नहीं आ रहा है और वो इतना सक्षम नहीं है कि वो किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करे या महंगी महंगी किताबें खरीदे। ठीक है, क्योंकि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी ध्यान में रखकर एनआईओएस का गठन किया गया था। जो ऐसे लोग हैं दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या फाइनेंशियल इतने कैपेबल नहीं है कि अपनी स्टडी को वो कंप्लीट कर पाए, या दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की सुविधाएं ही नहीं होती हैं, तो उन बच्चों के ध्यान से भी इस चीज को बनाया गया था। या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पढ़ाई कई साल पहले छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो वो एनआईओएस में एनरोल हुए थे। या ऐसे भी लोगों के लिए भी था जो अपनी ऑन ड्यूटी हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को करना चाह रहे हैं। जो लोग किसी वजह से जेल इनमेट्स हो चुके हैं, मतलब जेल में बंद हैं, वो लोग भी वहां से अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए भी एनआईओएस था। तो इसका बहुत वास्ट स्कोप है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि एनआईओएस सोसाइटी के बहुत से सेक्शंस के लिए यहाँ पर से इसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब मैंने जैसे आपको कहा, कोई स्टूडेंट है साइंस का है, चाहे 10th या 12th, तो उसको फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई है, कोई चैप्टर है, कोई थ्योरी है, कोई एक्सपेरिमेंटल है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे विजिट करेगा अपने पीसीपी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब पीसीपी शेड्यूल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर आपका स्टडी सेंटर होता है, जो आपका स्टडी सेंटर होता है, अपने स्टडी सेंटर पे आपने जाना होता है और यहाँ पर आपकी क्लासेस चलती हैं, आपकी क्लासेस चलती हैं और इनका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है, इनका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है। इस टाइम टेबल के दौरान आप लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से मिल करके अपने उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। जो भी आप पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग योर स्टडी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। और ये जो पीसीपी शेड्यूल होता है ये हर स्टडी सेंटर ने अपना बनाया होता है। अभी मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूं किस तरीके का होता है, तो आप स्क्रीन पर उसको देखिएगा।
तो जैसा मैंने आप सभी को अभी कहा कि आप पर्टिकुलर पीसीपी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका एक पूरा टाइम टेबल होता है। ठीक है, तो वो देखिए मैंने आपको टाइम टेबल यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये हॉल टिकट है पीसीपी बैच का। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक साइड पे आपका पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। 313 है, मतलब 12वीं क्लास का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर टीचर है उसका नाम है, और उसके आगे देखो पूरी डेट्स लिखी हुई हैं। आप डेट देखो, पढ़ सकते हो कितनी तारीख से कितनी तारीख को है, 5, 11, 6, जो भी है ये पूरी डेट आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, लगभग ये लोग पूरे महीने में ही इसको चला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा सब्जेक्ट देख रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन और योगा। उसके पर्टिकुलर टीचर का नाम है और उनकी डेट्स का यहाँ पर डिटेल है पूरी की पूरी। तो आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके का इसका पूरा एक टाइम टेबल का आपको शेड्यूल दिखाया जाता है। और देखते हैं इसमें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पीसीपी का हकीकत में काम क्या होता था। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट अपने पर्टिकुलर डाउट को लेकर के अपने स्टडी सेंटर में जा करके वहां पर से अपनी पीसीपी क्लास को अटेंड करके और अपना वो कर लेते थे। अभी क्या है, एनआईओएस के द्वारा एक रिसेंटली एक पीसीपी को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी करी गई है। उसमें यह कहा गया है कि मिनिमम 5 पीसीपी आपको कंडक्ट करनी है, और उसमें से जो बच्चे हैं उनमें जो आएंगे उनका आपको एक तरह से असेसमेंट करके, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका आप एक मूल्यांकन करेंगे, किस हिसाब से आप उनको मार्क्स दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग एक बात समझिए कि एनआईओएस में फाइनल में आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाता है एक रिटर्न तौर पर। अब बच्चे के बारे में कोई एक अलग से डिटेल नहीं होती है। जैसे कि रेगुलर स्कूल में क्या होता है, बच्चा रोज स्कूल आ रहा है तो उसका एक असेसमेंट पूरे साल भर टीचर कर लेता है कि भाई ये बच्चा पढ़ाई में होशियार है, थोड़ा बहुत एवरेज लेवल का है, या बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। तो बच्चे के साथ टीचर इंटरेक्शन होता रहता है पूरे साल भर। लेकिन एनआईओएस में क्या है, कोई ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं है, सीधा बच्चा पेपर देने आ रहा है, उस समय उसकी जैसी स्थिति उस हिसाब से उसको मार्क्स मिल जा रहे हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें यही बताया गया था कि जो बच्चे का है उसका एक मार्क्स या एक एग्जाम से उसका पूरा आप असेसमेंट ना करें, उसको टुकड़ों में गाइड करें। मतलब टुकड़ों में बच्चे का देखें, मतलब आप हाफ ईयरली एग्जाम सुनते थे पहले कि 6 महीने में जो एग्जाम होते थे, जिसे हम प्री बोर्ड एग्जाम भी कहते थे एक तरीके का। तो ऐसा कुछ सिस्टम एनआईओएस में भी लाना चाहिए। तो उन्हीं सब बातों के तहत यहाँ पर जो बच्चे का असेसमेंट होगा, जो उसको मार्क्स मिलेंगे, वो 2 तरीके से बताए गए। ठीक है, एक बताया गया आपका फॉर्मेटिव और एक बताया गया आपका समेटिव। ये दो तरह के आपको यहाँ पर असेसमेंट देखने को मिल जाते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया एनआईओएस के द्वारा कि जो बच्चे का एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको आप तैयार करके दो। कब तक? 10 मार्च तक, 10 मार्च 2023 तक। जितने भी स्टडी सेंटर हैं वो सारे बच्चों का, जितने भी उनके स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं, उन सबका एक अपना असेसमेंट करके देंगे कि भाई बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, किस क्वांटम लेवल का है, क्या उसके बारे में टीचर की नजर में कितने उसकी वैल्यूएशन है। मतलब एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई में होशियार है, क्या टीचर को लगता है, वो अपना एक मार्क्स की तरह उसका 50% अंकों का एक तरह से वो डेटा देंगे। क्लियर बात। दूसरा आ जाता है समेटिव। समेटिव आप स्ट्रिक्टली इसको ऐसे समझ लीजिए, जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, ये वो वाली बात है। ये है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग सीधे जाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करते हैं और अपना एग्जामिनेशन देते हैं, और आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर क्या करा गया है अब कि आपका 50% मार्क्स इधर से और 50% मार्क्स इन दोनों का मिला करके जो आपका टोटल प्रैक्टिकल बनेगा, या जो आपका असेसमेंट बनेगा इसके साथ, उसके साथ आपके टोटल मार्क्स यहां से दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर आपको बात समझाई जाए तो जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपको किसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं? अगर आप देखेंगे जो उसमें टीएमए है, टीएमए आप सभी को मालूम है कि वोकेशनल सब्जेक्ट के जमा ही नहीं होते। तो कुछ सब्जेक्टों के लिए तो ये कह दिया कि भाई बच्चे का जो असेसमेंट है, जो बच्चे का असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको टीएमए के मार्क्स अलॉट करेंगे। ध्यान से बात समझना, मैंने आपको क्या समझाया। पीसीपी क्लास में किस तरह से बच्चा अपने डाउट क्लियर करता है टीचर से पूछ के, वो बात रही एक। दूसरी बात ये बताएगी मेरे द्वारा आप लोगों को कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होगा। मतलब टीचर
और बच्चे के बीच में इंटरेक्शन होगा। जिस टाइम पे पीसीपी क्लासेस चलेंगी तो टीचर बच्चे के बारे में अपनी एक तरफ से मार्क्स स्कीम देगा कि भाई इस बच्चे को मैं इतने इतने ग्रेड देता हूँ, इतने इतने मार्क्स देता हूँ। वो अपनी एक अवार्ड शीट एनआईओएस को वहां से प्रस्तुत करेगा। उसके बाद जो बच्चा है वो अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देता है जो पर्टिकुलर होते हैं आपके। तो 50% जो आपके पीसीबी शेड्यूल के टाइम पे टीचर ने आप लोगों को जज किया, उसकी नजर में आपकी क्या वैल्यूएशन आई, वो अपनी अवार्ड शीट के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दे, चाहे मार्क्स दे, किसी भी तरीके से वो अपनी आगे आपकी डेटा को एनआईओएस को देता है। और दूसरा जो आप प्रैक्टिकल में मार्क्स अचीव करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आपके मार्क्स को यहाँ पर देखा जा रहा है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, जैसे बहुत से वोकेशनल सब्जेक्ट हैं या सभी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जिनमें आप सभी को मालूम है कि आपके टीएमए जमा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी टीएमए के मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। आपने ये चीज देखी है। तो वो टीएमए के मार्क्स अब किस तरह से दिए जाए उन बच्चों को? आप खुद सोचिए कि एनआईओएस ने बच्चों को टीएमए के मार्क्स तो देने हैं, लेकिन बिना टीएमए के कैसे देगा? तो उसके लिए क्या कहा गया है कि बच्चे को टीएमए के मार्क्स उसके असेसमेंट के थ्रू दिए जाएंगे। और असेसमेंट कैसे होगा ये मैंने आपको बताया। अगर बच्चा अपनी पीसीपी क्लास अटेंड करता है, अपना प्रैक्टिकल देता है उस विषय का, क्योंकि बहुत से वोकेशनल सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनमें प्रैक्टिकल है और बहुत से ऐसे भी जिनमें प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो वहां पर स्टूडेंट को किस तरह से मार्क दिया जाएगा? तो देखो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, वाइवा के थ्रू और फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू। यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी आपको ये वोकेशनल सब्जेक्ट के टीएमए मार्क्स एलोकेशन के जो एनआईओएस के द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई थी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो मार्क्स मिलेंगे ना आपको, खास करके टीएमए के मार्क्स, जो टीएमए के मार्क्स मिलेंगे वो आपको एक आपका पीसीपी क्लास के शेड्यूल के थ्रू, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम वाला सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ठीक है, और दूसरा आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इसके थ्रू। इन दोनों के हिसाब से ही आपका जो है पूरा जो मार्क्स है आपको टीएमए का इन्हीं दोनों बातों को मद्देनजर रख के दिया जाएगा। क्लियर बात है? आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। और वोकेशनल सब्जेक्ट आप सभी को मालूम है कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे सब ने लिया होगा वोकेशनल सब्जेक्ट। अब वोकेशनल सब्जेक्ट में जो टीएमए के मार्क्स हैं, ये जो है पीसीपी उसको डिसाइड कर रहा है एक तरीके से। अगर बच्चा पीसीपी क्लास अटेंड कर लेता है और आप उसका अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला नहीं है वोकेशनल, तो उसके यहाँ पर बेनिफिशियरी होने के चांस ज्यादा है कि उसको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा सवाल आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी ओपन से पढ़ रहे हैं बच्चे या एनआईओएस जिन्हें कहते हैं, इनके मन में यह ख्याल है कि क्या ये कंपलसरी है कि नहीं है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है एनआईओएस के द्वारा जो उसकी नोटिफिकेशन आई है कि ये कंपलसरी है बच्चों के लिए। हालांकि ये कंपलसरी है स्टडी सेंटर के लिए, जो स्टडी सेंटर है उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो डेटा है वो एनआईओएस को पहुंचाए। क्लियर बात है? लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बच्चे अगर पीसीपी क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो इसका असर उनके रिजल्ट पे पड़ेगा। रिजल्ट पे पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने पीसीपी क्लास अटेंड नहीं करी है तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा कि भाई बच्चे ने पीसीपी अटेंड नहीं करी तो हम उसको फेल कर रहे हैं। हालांकि इस पीसीपी का कुछ हद तक असर आपके मार्क्स पर दिख सकता है। जो आपको मार्क्स मिलेंगे, खास करके अगर मैं टीएमए की बात करूं तो टीएमए पे जो मार्क्स मिलते हैं खास करके वोकेशनल सब्जेक्ट के, उस पे आपको इसका असर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पीसीपी क्लास अटेंड नहीं करी तो आपको रिजल्ट में रोक दिया जाएगा। आप देते हैं तो आप ही का बेनिफिट है, और नहीं भी देंगे तो भी आपका कुछ इतना बड़ा लॉस नहीं है। क्लियर बात? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको दिखाता हूं ये सब बातें जो मैंने आपको यहां पर अभी तक समझाई हैं, ये सब बातें एनआईओएस की नोटिफिकेशन में कहां पर हैं, क्योंकि अपने हिसाब से कोई भी बात कह देना प्रमाणिक नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को इसका एक एविडेंस भी दिखाता हूं साथ में, जो एनआईओएस के द्वारा जारी किया गया था। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं, जो बातें अभी तक हमने समझी हैं सारी की सारी, उन सब बातों को कहां पर है। तो 27 जनवरी को ये आपकी तरफ से अधिसूचना जारी करी गई थी एनआईओएस की तरफ से। तो इसमें आप देख रहे होंगे शेड्यूल ऑफ 5 पीसीपी प्रैक्टिकल ऑफ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए।
मतलब कुल मिलाकर के ये आगे से पूरा लागू रहेगा। हालांकि शुरुआत अभी से इसको दिखा रहे हैं 22-23 वाले सत्र से, तो आपको ये सोच के टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा सेशन तो अक्टूबर वाला है या मेरा सन 2024 में आएगा, क्योंकि जब ये वीडियो बनाया जा रहा है ये आज का समय है जिस समय पर मार्च सन 2023 चल रहा है। तो उस समय यही यहाँ पर दिया गया है कि जो पीसीपी क्लासेस हैं, ये 5 पीसीपी क्लास कराना इन्होंने जरूरी कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्लियर बात लिखी है कि जितने भी स्टडी सेंटर हैं वो अपना पीसीपी शेड्यूल को अपलोड करेंगे वेबसाइट पर। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीसीपी क्लास हैं ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम करेंगे। मैंने आपको अभी बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से वो है जो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले आपका वैल्यूएशन कर रहे हैं टीचर के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, किसी बच्चे का वैल्यूएशन कि बच्चे किस लेवल का है, पढ़ाई में होशियार है, एवरेज लेवल का है, बिलो एवरेज लेवल का है, कितने ग्रेड उसको दे रहा है टीचर, समझ रहे हैं बात को। तो वो जो डिटेल जाएगी, जो मार्क्स स्टेटमेंट जाएगी बच्चे की, उसको कहा जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये करना मैंडेटरी है सभी स्टडी सेंटर के द्वारा। किससे? समय पर। यहां पर लिखा है वेल इन टाइम एंड अपलोड द मार्क्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट। देखो समेटिव असेसमेंट उसे बोलते हैं जो आपके अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाली है। एक आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्लस जो आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन है। इन एग्जामिनेशन से पहले स्टडी सेंटर्स को हर बच्चे का पीसीपी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो वो मार्क्स हैं पीसीपी के जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से दिए जा रहे हैं, वो मार्क्स सभी स्टडी सेंटर को अपलोड करने हैं एनआईओएस को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ किसके? समेटिव असेसमेंट। मतलब कुल मिलाकर मोटे तौर पर ये बात है कि भाई जो एग्जामिनेशन हमारी होती हैं हर साल के एंड में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं और थ्योरी एग्जाम देते हैं, इन एग्जाम्स के शुरू होने से पहले स्टडी सेंटर को बच्चों के मार्क्स की जो स्टेटमेंट है पीसीपी क्लास के अकॉर्डिंग वो एनआईओएस को भेजनी है। सिंपल भाषा में ये मतलब है इस बात का। क्लियर बात? आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा तो वीडियो को दोबारा आप रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये एक तरह से यही बात बताई गई है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले बच्चे का एक तरह से डिटेल लिया जा रहा है स्टडी सेंटर के द्वारा कि ये बच्चा किस लेवल का है। क्योंकि रेगुलर स्कूल में मैंने आपको समझाया ना, टीचर बच्चे का साथ इंटरेक्शन पूरे साल भर में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, टीचर को मालूम होता है कौन बच्चा किस लेवल का है। तो एक उसका ग्रेडिंग सिस्टम आगे डेटा जाता रहता है। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम तो बाद में होते हैं ना लास्ट में, उससे पहले भी कई तरह के एग्जाम होते हैं। तो वो डेटा भी बोर्ड के पास भेजा जाता है कि भाई इस बच्चे का लेवल ये है। खाली ऐसा ना देखा जाए कि बच्चा फाइनल एग्जाम में क्या मार्क्स लेके आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी कई बार हुआ है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार है लेकिन फाइनल एग्जाम में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई और इश्यू आ जाते हैं, किसी प्रकार का और डिस्टरबेंस हो जाता है जिस वजह से वो अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये तरीके से एक तरह से आप देखेंगे तो ये बात बहुत सही है। आपका मूल्यांकन खाली प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स के अकॉर्डिंग पे ना होके जो पुराना आपका थोड़ा बहुत एक लेवल है उसको भी मार्क्स आपको कुछ मिल रहे हैं। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, ठीक है, क्लियर बात है। देखो यहीं पर बात लिखा हुआ है कि क्लोज 5 अंडर योर जुडिक्शन सो दैट पीसीपी प्रैक्टिकल इन्फॉर्म ऑल द लर्नर वेल इन टाइम। ठीक है, ये बात आप लोग सब समझ गए हैं। यही सब बातें पूरा इसी सब बारे में दिशा निर्देश यहाँ पर एनआईओएस के द्वारा जितने भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिनको रीजनल सेंटर बोलते हैं, देखो एनआईओएस का पूरा चार्ट कैसा है, यहाँ देखो ये है एनआईओएस का हेडक्वार्टर। इसके नीचे आ जाते हैं आपके एनआईओएस के आरसी जिन्हें बोलते हैं रीजनल सेंटर। और ये रीजनल सेंटर हर स्टेट में एक होता है। जितना भी पूरा हमारा भारत है, पूरे भारत में जितने हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर के ज्यादा डीपली हो रहा है तो बस आप ऐसा समझो कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, हर स्टेट का अपना एक रीजनल सेंटर होगा। और इस रीजनल सेंटर के अंदर उस स्टेट में आने वाले सारे स्कूल होंगे जितने भी सीबीएसई के और
ISCE के हैं, चाहे ICSC के हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड हैं जिनको NIOS का स्टडी सेंटर बना रखा है, उन सबको यहाँ पर से ये सूचना NIOS रीजनल सेंटर के द्वारा दी जानी है तय समय पर। इसी सब बारे में जो मुख्यालय है, जो NIOS का मेन हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ से ये सूचना जारी करी गई है। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इस सब सूचना को जो हमने अभी तक समझी है ये सब बच्चों तक पहुंचाए। ठीक है, आई होप आप लोग ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपने किस तरीके से ये PCP का अपना शेड्यूल देखना है कि कब मेरा PCP होने वाला है, कौन टीचर है, कौन सब्जेक्ट है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में अब दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि NIOS का अब जितना भी डेटा है ये SDMIS पोर्टल पे है ना, स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, इस नाम से जो ये आपका पोर्टल है, इसमें आपका सारा डेटा बच्चे का भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट अपने उसमें लॉग इन करेगा तो कुछ इस तरीके का पेज उसको देखने को मिलता है। ये सब बातों से आप भली भांति वाकिफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्सनल कांटेक्ट नाम प्रोग्राम नाम से आपको देखने को मिलेगा। दो चीजें हैं, एक तरफ लिखा है हॉल टिकट और दूसरी तरफ लिखा है व्यू। हॉल टिकट पे आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही बच्चे का एक हॉल टिकट जनरेट हो जाता है, जैसे एडमिट कार्ड भी कहते थे, जैसे आपके एग्जामिनेशन का मिलता है आपको, उस तरीके का ये यहाँ पर जनरेट हो जाता है। दूसरा आ जाता है उसके नीचे व्यू। देखो व्यू में क्या है कि आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं, कितनी तारीख को कौन सा टीचर अलॉट है, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो हो जाएगा, जिसमें पर्टिकुलर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम आ जाएंगे और उसके आगे जो आपको पूरी डिटेल है अपने बैच की बैच ID और जितना भी डेट्स वगैरह है वो सब हो जाएगा। वहीं पर अगर आप राइट में देखेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर होगा, कैलेंडर के नीचे प्लस का साइन है। जैसे ही आप प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, दैट मीन्स मान लो यहाँ पर ये प्लस बना हुआ था, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। सपोज करो इसके आगे भी ये प्लस बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस के अंदर का सारा डेटा खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये पूरा इन्होंने यहाँ पर एक तरफ आपको डेट लिख के दे दी है, उसके बाद टाइम लिख के दे दिया है, टीचर का नाम लिख के दे दिया है ना। जैसे कि हमने चौथे नंबर वाले को इसके प्लस को माइनस करा ना हमने, मतलब ये प्लस था मतलब बंद था, हमने इसको खोल दिया इस पूरे डेटा को, तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और योगा का पूरा डेटा खुल गया कि भाई किस हिसाब से इसका टाइम टेबल पूरा शेड्यूल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी डेट्स आ गई हैं, टाइम आ गए हैं, पर्टिकुलर टीचर का नाम आ गया और पूरा यहाँ पर पूरा चार्ट आपको दिख रहा है कि कितनी तारीख को कितने बजे क्या है, कौन से टीचर ने जो आपके साथ है इसमें कंडक्ट होना। इसी तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्लस के आगे पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा इसी तरीके का उसके अंदर का पूरा चार्ट आपको एक तरह से ब्रीफ में देखने को मिल जाएगा। और यही आपका PCP एक तरह से टाइम टेबल कह सकते हैं, आप इसको समय सारणी कह सकते हैं साधारण भाषा में, जिसे आप अपना टाइम टेबल कह सकते हैं कि पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में किस किस समय पर जाना है। ठीक है, तो कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप इसको अपना वेबसाइट पर ही अपने डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं कितनी तारीख को कहां पर जाना है। एक बार आप लोगों का ये आ जाता है तो फिर आपको इसके लिए अपना हॉल टिकट भी निकालना होता है, वो भी आपको बताते हैं। जैसा अभी हमने पीछे ही देखा, जैसा हमने यहीं पर देखा था कि ये हॉल टिकट भी लिखा था ये PCP बैच के लिए। अब अभी तो हमने व्यू पे क्लिक करा तो हमें ये सब दिख गया। अब हम हॉल टिकट पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो आपका डेटा है स्टूडेंट का वो फोटो के साथ वहां पर जनरेट हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अभी कहा कि जैसे आप हॉल टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का या उस PCP बैच का पूरा आपको हॉल टिकट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हॉल टिकट PCP बैच है। स्टूडेंट की थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर प्राइवेसी का ध्यान रखता हूँ, इसीलिए मैं किसी भी स्टूडेंट का फोटो या उसका जो पर्सनल डिटेल है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे का डिटेल देखें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि क्या करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट का पूरा डिटेल आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका कोर्स आएगा, स्ट्रीम आएगी, ब्लॉक आएगा, सेशन वगैरह, स्टडी सेंटर का नाम। अच्छा ध्यान रखना इसी जगह पर आपने जाना है जिसके आगे स्टडी सेंटर का नाम लिखा है। ठीक है, ये पूरा उसका एड्रेस भी लिखा होता है। ठीक है, क्लियर बात है। और यहाँ पर के बाद आपको ये पूरा अपना डेटा देखने को मिल जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या नाम है, टीचर का नाम क्या है, पूरा डेटा क्या है, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके का पूरा आपका ये PCP के बारे में जानकारी है। आई होप आप सभी को बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि PCP के रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी थी। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। अब पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नाम की जो चीज है ना iOS में, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आप सभी को बता दिया कि ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर आपको फेल कर दिया जाएगा अगर आप इन चीजों का अटेंड नहीं करते। हालांकि स्टडी सेंटर के लिए ये मैंडेटरी है कि वो लोग पीसीपी क्लासेस को कंडक्ट कराएं। इसकी डेट शीट जो भी डिटेल्स हैं वो कंसर्न्ड रीजनल सेंटर को भी शेयर करें, अपने डैशबोर्ड पर भी अपलोड करें, और ताकि बच्चे लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहा। मुझे उम्मीद है सबको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ ऐसा सवाल हो जो आप लोग पूछना चाहें तो निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, या अगर आप अपनी बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे लगातार बना है। आप मैसेज करके या कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।